आज मैं आपको पूरे सबूतों, तथ्यों और तर्कों के साथ बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय चाचा से लेकर के इंदिरा गांधी तक मीडिया का गला घोटा गया है और गला घोटा जाता रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आज की तारीख में सोनिया एंटोनिया माइनो भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये जो सेकुलर वामी जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये एक शुतुरमुर्ग की तरह है जो रेत में मुंह छिपाकर सच को झुटलाना जानती है और इसी झूठ को भोली भाली जनता सच मान बैठती है। लेकिन आज परत दर परत सारी खुलासा एक साथ आज अभी इसी वीडियो में करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको तथ्यात्मक जानकारी सबूतों के साथ मिल सके। सोनिया एंटोनिया माइनो के इशारे पे आज जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ की जो गिरफ्तारी हुई है, बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है, उनके घर पर घसीट करके उनको जेल में डाला गया है, तो यह कोई नई बात नहीं है। मेरे देखने वाले ये जान लें कि यह नई बात नहीं है। इसकी परंपरा आज से 70 साल पहले इसकी नींव पड़ चुकी थी। नेहरू गांधी परिवार हमेशा से मीडिया का गला घोटता रहा है। इसके बाद भी इस खानदान के चाटुकार, इसके चमचे राष्ट्रीय चाचा को लोकतंत्र का रक्षक कहने में तनिक भी शर्म नहीं करते हैं। दरअसल मीडिया को अपने इशारों पे नचाना और कहना न मानने पर हथकड़ी पहना देना इस खानदान के डीएनए में शामिल है। आइए एक एक करके इस पे अब चर्चा करें। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय चाचा से। नेहरू जो है चेले चपाटे, उसको लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का मूर्ति बताते हैं, पुरोधा बताते हैं। लेकिन हकीकत में आज़ाद भारत में यदि किसी ने मीडिया का गला घोटने की शुरुआत करी है, स्वतंत्रता के बाद जो मीडिया का गला घोटने की जो नींव रखी है, यह हमारे आपके राष्ट्रीय चाचा ही हैं। अखबार के संपादकों को, पत्रकारों को नौकरी से निकलवाना, अखबार के मालिकों को दबाव बनाने का खेल खेलना इस देश में राष्ट्रीय चाचा ने शुरुआत किया था। इससे पहले कि कुछ लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ जाए, अब तक जितना मैंने बातें बोली है, अब मैं बता दूं कि इन सारे कारनामे जो हैं करने वाले और इसका उल्लेख करने वाले जो हैं, बता दूं कि मैं चाचा जी के ये कारनामे कोई और नहीं बल्कि 12 साल तक पर्सनल सेक्रेटरी रहे राष्ट्रीय चाचा के जो एमओ मैथाई हैं, उन्होंने उजागर किया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि उन्होंने चाचा जी के साथ अपने संस्मरणों में जो किताबें लिखी हैं, पेज नंबर 96 में, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एमओ मैथाई जो कि 12 साल तक हमारे राष्ट्रीय चाचा के पर्सनल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी संस्मरणों में। तो उस किताब में जो पेज नंबर 96 है, उस पर वो बताते हैं कि कैसे राष्ट्रीय चाचा ने हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक दुर्गा दास को न केवल उनके घर पर बुलाया, अपने घर पर बुलाया, बल्कि उनको नौकरी से भी निकलवाने का काम किया था। मैथाई अपने किताब में लिखते हैं कि एक दिन नेहरू ने हिंदुस्तान के संपादक दुर्गा दास को बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाई। दुर्गा दास ने यह बात एमओ मैथाई को बताई। नेहरू ने उनसे कहा कि तुम्हारे जैसा कमीना और बदतर इंसान मैंने नहीं देखा है आज तक। इसके कई दिनों के बाद नेहरू जी जो हैं दुर्गा दास के एक लेख पर जो है एक बार नज़र पड़ी, फिर दोबारा। तब उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक घनश्याम दास बिरला जी को फ़ोन करके ये पूछने के लिए कहा एमओ मैथाई से कि क्या इस तरह के लेख से
जो हैं उनके विचार व्यक्त होते हैं, विचार झलकते हैं। इसके कुछ दिन बाद दुर्गादास को संपादक के पद से हटा दिया गया। अब आइए मैं बात बताता हूं आपको, ये दुर्गादास जी हैं कौन। तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो पत्रकार दुर्गादास का इस देश में राजनीतिक कद और राजनीतिक असर कितना रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी से लेकर के जिन्ना तक और सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम तक दुर्गादास के लेखों को पढ़ने के बाद ही अपनी रणनीतियां बनाते थे। तो ये था उनका कद। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय चाचा हैं पत्रकार दुर्गादास के साथ कैसी ओछी हरकतें करते थे, इसका वर्णन मिलता है खुद दुर्गादास द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस किताब में मिलती है। किताब के पेज नंबर 397 में महान पत्रकार दुर्गादास ने जो लिखा उसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। वो लिखते हैं कि 18 जून 1997 को मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपने कॉलम में लिखा कि नेहरू अपने बाद अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। ये कॉलम लिखने से पहले मैंने अपने इस दावे की पुष्टि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत से कर ली थी। नेहरू मेरे कॉलम को पढ़कर नाखुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने किस आधार पर यह लेख लिखा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये बात उनके बेहद करीबी साथी से बात करने के बाद लिखी है, लेकिन मैंने नेहरू को मौलाना आज़ाद व गोविंद बल्लभ पंत के नाम नहीं बताए। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक पत्रकार से उसका सोर्स पूछ रहा है कि यह तुम खबर कहां से लाते हो। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रिपब्लिक भारत चैनल के पत्रकारों को गिरफ्तार करके आज के तारीख में पूछा जाता है कि तुम्हारे खबरों का सोर्स क्या है। लेकिन नैतिकता यही कहती है कि जब तक राष्ट्र हित के लिए जरूरी ना हो, एक पत्रकार से न्यूज का सोर्स नहीं पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जा सकता है। खैर, नैतिकता तो छोड़िए, पत्रकार को डराना धमकाना आपके राष्ट्रीय चाचा के आदतों में शुमार था। आइए इसके बारे में भी चर्चा करता हूं आपके साथ। एम.ओ. मथाई अपने पुस्तक रिमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं अपने संस्मरण में कि मशहूर साप्ताहिक पत्रिका बलिज्ड ने एक बार कवर स्टोरी छापी कि इंदिरा गांधी ने एक बड़े व्यापारी से कीमती साड़ियां उपहार में ली है। बस इतना लिखना क्या था कि नेहरू चाचा जो है आपके राष्ट्रीय चाचा, कानूनी नोटिस भेजा और पूछा कि या तो वो पेज पर माफ़ी मांगे फ्रंट पेज पर अपने अखबार में, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बलिष्ठ जो है वो अखबार जो मैगजीन है, नेहरू की धमकी से डरते हुए अंततः उसने माफ़ी मांगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय चाचा के अंधभक्त आज की तारीख में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने हुए होने की नौटंकी करते हैं। राष्ट्रीय चाचा ने अपने इशारों पर पत्रकारों को ट्रांसफर भी करवाने का काम किया है। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसका जिक्र जो है एम.ओ. मथाई ने अपनी किताब में पेज नंबर 64 पे किया है। वह लिखते हैं कि चीन में भारत के राजदूत पनिक्कर ने नेहरू को एक पत्र लिख करके जानकारी दी कि समाचार एजेंसी पीटीआई का एक वरिष्ठ पत्रकार हांगकांग से भारत में खबरें भेजता है।
पनिक्कर ने लिखा कि इन खबरों के छपने से चीन को नुकसान पहुंच रहा है। नेहरू ने मथाई से कहा कि वो पनिक्कर का खत पीटीआई के प्रमुख के.एस. रामचंद्रा तक पहुंचा दे और उन्हें बता दे कि पत्रकार के इस अनैतिक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचंद्रन ने वादा किया कि वो उस पत्रकार द्वारा भेजी जाने वाली खबर को अब वह जारी नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे। और बाद में पीटीआई ने उस पत्रकार को हांगकांग से हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये था दबाव, ये था धमकी आपके राष्ट्रीय चाचा का पीटीआई न्यूज़ के लिए। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रीय चाचा जी न सिर्फ नौकरी से निकलवाते थे, डराते थे, धमकाते थे या ट्रांसफर करवाते थे, बल्कि अपने चहेते पत्रकार को नौकरी भी दिलवाते थे। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय चाचा के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान, जो कि खुद पत्रकार थे, राष्ट्रीय चाचा पर आरोप था कि वो जुगाड़ लगा करके फिरोज खान अपने दामाद को इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी दिलाई थी। आज जिस रामनाथ के नाम पर अवार्ड लेकर कुछ सेकुलर, वामपंथी, लिबरल पत्रकार, बुद्धिजीवी पत्रकार इतराते फिरते हैं, दरअसल रामनाथ गायन का जो है ये नेहरू के सिफारिश पर संपादकों को नौकरी से हटाते थे, रखते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये खुलासा कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर की लिखी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी। पृष्ठ संख्या 266 पर कुलदीप नैयर लिखते हैं कि रामनाथ गोयनका ने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को उन्होंने नेहरू के कहने पर इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी पर रखा, लेकिन इंदिरा गांधी इंडियन एक्सप्रेस में फिरोज की नियुक्ति पर खुश नहीं थे और अंततः रामनाथ गोयनका को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा। हालांकि नौकरी से निकालने के संदर्भ में और भी काफ़ी सारी बातें कही जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी संदर्भ में हम अभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का या फिर नेहरू का दबाव रहा हो, कुछ न कुछ तो था जो कि एक बार रखा जाता है तो दूसरे ही क्षण उसे हटाया भी जाता है। आइए अब बात करते हैं इंदिरा के मीडिया प्रेम से। मीडिया का कितना लगाव था, इंदिरा गांधी का मीडिया से कितना लगाव था, यह भी जान लेते हैं। देश का बच्चा बच्चा तो यह जानता है कि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, मीडिया का गला घोटा गया था, सारे नेता पत्रकार को जो है नज़रबंद किया गया था, जेलों में ठूस ठूस के भरा गया था। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल सत्ता में आने के साथ ही मीडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। खुद पे बनाए गए कार्टून इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं होते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, यह बात लिखी है कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक में। वो लिखते हैं कि हमने कार्टूनिस्ट राजेंद्र पुरी को, उनसे जो है एक कार्टून छापा जिससे इंदिरा गांधी एक पिल्ले की तरह देखते हुए, पिल्ले की तरफ मतलब कुत्ते की तरह देखते हुए दिखाया गया उस कार्टून में, जो वो कुत्ता इंदिरा गांधी पे भौंक रहा था। जे.आर.डी. टाटा ने मुझसे कहा कि इंदिरा गांधी ने उनको फ़ोन किया है और नाराज़गी जताई है, इस कार्टून पे उनको बहुत ऐतराज़ है। कुछ दिन बाद राजेंद्र पुरी ने एक ऐसा ही कार्टून बनाया जिसे फिर मैंने नहीं छापा। ये किताब में उनकी किताब है बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी बाय कुलदीप नैयर, उसमें इसका यह उल्लेख है। सोचिए आज के तारीख में इंदिरा के पोते पोतियां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं और उनके चाटुकार अंधभक्त जो हैं
इंदिरा गांधी के नाक से उनकी तुलना करता है। ये उसकी योग्यता बताई जाती है पोते पोतियों की। जबकि उनके दादी कार्टून से नाराज होकर के अखबार के मालिक को फोन करके धमकाती थी, डराती थी। यह कौन बताएगा? लेकिन जो चाटुकार हैं, जो अंधभक्त हैं, वह इस बात को दबाने की भरसक कोशिश किया है। अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मेरे देखने वाले इन सभी बातों से अनभिज्ञ होंगे। इंदिरा गांधी अपने विरोधी पत्रकारों की तुलना कुत्तों से करती थी। अपनी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन में कुलदीप नैयर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी का अंजाम मेरी इंडियन एक्सप्रेस से विदाई के साथ शुरू हुई। उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही रामनाथ गोयनका ने अपने कमरे में बुलाकर वो इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं ऐसा कहा। मैंने उनका इशारा समझ गया। लगभग 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि अब निहाल सिंह नए संपादक होंगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे इरादा पूछा। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि वो यही चाहते हैं। ये जो वह शब्द हैं, इसका वर्णन ये जो है उन्होंने कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक में करा है। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बुद्धिजीवी लोग रामनाथ गोयनका का पत्रकारिता का मसीहा के रूप में पेश करते हैं। तो यह भी सोचनीय है, विचारणीय है। आज के युवक को, आज की जनता को, आज के जो समाज है भारत के, उनको भी यह जानना जरूरी है। लेकिन यदि आप कुलदीप अय्यर के आत्मकथा पढ़ लेंगे तो रामनाथ गोयनका का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार अपने चहेते पत्रकार को सौगातें, इनाम, सम्मान देती थी इंदिरा सरकार या इंदिरा गांधी। इन्हीं में से एक थे चहेते पत्रकार खुशवंत सिंह। ये संजय गांधी, इंदिरा गांधी के कट्टर समर्थक थे। इमरजेंसी के दौरान ये इंदिरा का काफ़ी समर्थन किया, हर बात का। 1977 में चुनाव हारने के बाद भी खुशवंत सिंह इंदिरा व संजय के वफादार बने रहे। इस दौरान बिना तनख्वाह लिए, बिना सैलरी लिए संजय के मैगजीन सूर्या और कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक भी रहे। बदले में क्या मिला, इसका जिक्र खुशवंत सिंह स्वयं अपनी पुस्तक ट्रुथ, लव एंड लिटिल मलिका में करते हैं। वो किताब के पेज नंबर 287 पर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी सत्ता में वापस हो गई उनकी। मैंने उनके और उनके परिवार के लिए अपना कर्ज पूरा कर दिया। मैंने संजय गांधी पर लगे हर आरोप का खंडन किया और पूरे समय उनके साथ खड़ा रहा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इससे जो है इसके बदले में मुझे कोई सम्मान, कोई इनाम मिलेगा। संजय मुझे ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। तब मुझे दूसरा विकल्प दिया गया। मुझे राज्यसभा का सांसद बनाने और हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि खुशवंत सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने सम्मान और इनाम कांग्रेस पार्टी, संजय, इंदिरा गांधी से लिया। तो यह भी एक तरह से कहा जाए तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो उन्होंने किया वो स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। नहीं तो कितने सारे चाटुकार, कितने सारे अंधभक्त रजाई के नीचे घी मलाई खाते रहे और आम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। तो ये थे अब तक की सच्चाई, किस तरह से नेहरू गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक मीडिया का गला घोटने का काम करती रही है। और आज की तारीख में एक बार फिर इसी परंपरा को सोनिया एंटोनिया माइनो ने इसको आगे बढ़ाया है। तो मेरे देखने वाले इसको समझें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।